तो जिस लम्हे का हमें इंतजार था वो लम्हा आखिरकार आ गया दोस्तों। इसी मंच पर मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जिस जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके घर में करोड़ों रुपया कैश मिला, वो भी जला हुआ, वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह है वो वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कैश बुरी तरह से जला हुआ है। और अगर दैनिक भास्कर की माने तो यह करीब 15 करोड़ जला हुआ पैसा है। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट का वीडियो देखें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। हालांकि यह पैसा उन्हीं के घर से मिला है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, होली की रात को उनके घर में आग लग जाती है। वहां पर दमकल विभाग पहुंचता है, अग्निशमन विभाग जब आग बुझाता है तब इस तरह से पैसा मिलता है, करोड़ों रुपए का पैसा। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए, कई सवाल हैं इस वीडियो को लेकर। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसका ये चला सब कर दे सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। ये भी लिया बेटा। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा इस बारे में। खुद जस्टिस यशवंत वर्मा ने दरअसल कहा क्या है। मगर बड़ा प्रश्न, यह पैसा उनके घर से मिला और जैसे कि दैनिक भास्कर कह रहा है कि यह करीब 15 करोड़ रुपए है, तो आखिर यह पैसा उनके पास आया कहां से? आप अपने घर में 15 करोड़ रुपए कैसे रख सकते हैं दोस्तों? यह सवाल बहुत ही गंभीर है। और उससे भी गंभीर सवाल, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनका ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया। बड़ा प्रश्न, जब इस मामले में बवाल हुआ अब जाकर उस पर जो है जांच बिठाई जा रही है। मगर एक व्यक्ति का ट्रांसफर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैसे कर रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई वकीलों ने कहा कि अगर उस जज को भेजा गया तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं इस संदर्भ में क्या क्या जांच जो है वो गठित की गई है और इसको लेकर क्या हरकतें हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JS संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। यह समिति दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस संदर्भ में शुक्रवार को जो बयान जारी किया गया था, और उस बयान में यह कहा गया था कि यह जो ट्रांसफर हुआ है उसका इस आग से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ा प्रश्न, हमें इस पूरे मामले में यहां पर एक ट्विस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्रवार को क्या बयान जारी किया गया था आप उस पर गौर कीजिए दोस्तों। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज और कोलिजियम के सदस्य न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का कोलिजियम के प्रस्ताव एक अलग और स्वतंत्र प्रक्रिया है। बयान में यह भी साफ किया गया कि यह ट्रांसफर प्रस्ताव दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू की गई इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है, जो इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शुरू की गई है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि खुद जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस पर क्या कहा है। वो इससे खुलकर साजिश बता रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो गई, आए दिन जजों की विश्वसनीयता, उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अगर यह पैसा किसी राजनेता के घर मिल जाता तो उस पर बवाल हो जाता।
उसको जेल हो जाती, मगर जज को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जज साहब खुद क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। क्या कहा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने? न्यायाधीश यशवंत वर्मा का कहना है कि जिस कमरे में नोटों की गड्डियां मिली वो उनके मुख्य आवास से अलग है और कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नकदी की कथित बरामदगी पर एक लंबे जवाब में न्यायमूर्ति ने कहा, 14 मार्च की देर रात होली के दिन दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास के स्टाफ क्वार्टर के पास स्थित स्टोर रूम में आग लग गई। न्यायाधीश ने लिखा, इस कमरे का इस्तेमाल आमतौर पर सभी लोग पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, इस्तेमाल किए गए कालीन, पुराने स्पीकर, बागवानी के उपकरण और CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सामग्री जैसे सामान रखने के लिए करते हैं। यह कमरा खुला है और सामने के गेट के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी इसमें प्रवेश किया जा सकता है। यह मुख्य आवास से अलग है और निश्चित रूप से मेरे घर का कमरा नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस मामले की जांच होनी है। मैं अभी से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी नहीं ठहराने वाला हूं। मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक मामले पर सनसनीखेज पत्रकारिता करने का कोई फायदा नहीं है, मगर हां तथ्य जरूर रखे जाने चाहिए। और तथ्य यह है कि जज साहब के घर में, अब वो बेशक कह रहे हैं कि वो दरवाजा खुला रहता था, मगर अगर आप ही के घर के अंदर 15 करोड़ या करोड़ों की रकम मिल रही है तो इससे पता चलता है कि वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या आलम है। इससे पता चलता है कि एक जज के घर के अंदर समानांतर तौर पर क्या चल रहा था। अगर मान लिया जाए कि आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि इससे पहले कम से कम 5 ऐसे विवाद हुए हैं जिसमें जजेस भ्रष्टाचार या पैसों के मामलों में फंसे हैं। वो मामले क्या क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी ने ये 5 मामले जो हैं अपने वेबसाइट पर पेश किए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला मामला 2009 का है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस निर्मल यादव पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इस मामले में एक वकील ने दावा किया था कि उसने गलती से रिश्वत की राशि गलत जज के घर भेज दी थी, जिसके बाद यह घोटाला उजागर हुआ था। जस्टिस निर्मल यादव, याद कीजिएगा 2009 में यह मामला कितना बुलंद हुआ था, कितना इसमें सनसनी मची थी। दूसरा मामला आपकी स्क्रीन पर, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरण पर तमिलनाडु में अवैध जमीन अर्जित और संपत्ति संचय के आरोप लगे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनके सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर रोक लगा दी। जांच के दबाव में उन्होंने 2011 में इस्तीफा दे दिया। अगला मामला आता है 2017 का, जी हां, अमृतकाल वाला। तीसरा उदाहरण 2017 का है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनके खिलाफ अवमानना का मामला चला और उन्हें 6 महीने की जेल हुई। अब चौथा मामला ठीक 1 साल बाद, यानी साल 2018 का, और यह मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। चौथा मामला 2018 का है, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मनमाने ढंग से केस बांटने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। जो अब तक मैंने आपको 4 मामले बताए, इन सब का जो नाता भ्रष्टाचार या फिर न्यायपालिका में किसी तरह का कोई बड़ा विवाद हुआ है दोस्तों, उसको लेकर है। अब 5वां मामला आपकी स्क्रीन पर। 5वां मामला 2021 का है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज पर रिश्वत लेकर फैसले देने के आरोप लगे। हालांकि यह मामला जांच के अभाव में ठंडे बस्ते में चला गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जजों के मामले में जांच नहीं होती, इसके अलावा यह समस्या तो है ही भ्रष्टाचार जो है, क्योंकि कल मैंने आपको बतलाया था, खुद जस्टिस SN ढींगरा ने कहा था,
और उसमें जस्टिस एस.एन. ढींगरा का बयान यह है कि भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। अब सोचिए दोस्तों, वो जगह जो कि आम इंसान का आखिरी आसरा है, इंसाफ, वहां पर कोई धन्ना सेठ पैसा देके बच सकता है क्या? मैं सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे विचार नहीं है, जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने यह बात कही थी। तो जो बात एक न्यायमूर्ति कह रहे हैं, न्यायाधीश कह रहे हैं, क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार ने फायदा पहुंचाया है। वो लोग रिटायर होते हैं, उन्हें कोई पद मिल जाता है। रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा चल गए। जस्टिस अब्दुल नजीर रिटायर हुए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए। अशोक भूषण रिटायर हुए, एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए गए। ऐसे आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी दोस्तों। यह मत भूलिए, जस्टिस शेखर यादव, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अरुण मिश्रा, इन सब की जो समानता है, इनमें से कुछ लोग संविधान के खिलाफ बयान देते हैं, जैसे कि जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने कहा था कि इस देश का कानून बहुमत के हिसाब से चलेगा, जिन्होंने मुसलमान बच्चों तक को नहीं बख्शा था, और ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी तारीफ की थी। यही काम जस्टिस एम.आर. शाह ने किया था, यही काम जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी किया था। इसलिए इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी को गुजरात की 2 अदालतों ने एक के बाद एक सजा सुना दी थी, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी, तो बाद में क्या पता चला था कि जिन अदालतों ने फैसला सुनाया, एक जज माया कोडनानी, भाजपा नेता माया कोडनानी, गुजरात दंगे, उनके वकील थे, और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे। और मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं फिर दोहराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन फैसलों का इस बात से नाता है कि ये लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, मगर सवाल तो उठता है ना, और उन सवालों से हम नजरें नहीं फेर सकते। एक बार फिर उस तस्वीर को देखिए दोस्तों, जले हुए नोट, और जले हुए नोट में कहा जा रहा है गांधी जी, क्योंकि नोटों पे गांधी जी की तस्वीर होती है। वाकई दोस्तों, अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।